बेटा अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रशीद। ये हमारा छोटा सा यूट्यूब चैनल है फिजिक्स व टेक्स लैब। एमडी के हवाले से हम लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं और जिसमें हम वर्क पावर एनर्जी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी। आज हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे और उसके फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले एनर्जी आपने सुना होगा, आसान अल्फाज है, ठीक है बेटा। तो एनर्जी क्या है? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। बेटा काम करने की जो सलाहियत उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। इसको एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क भी कहते हैं, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क भी कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। बेटा आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब भी हम किसी बॉडी पे वर्क करते हैं मतलब उसको हम क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं। मतलब वर्क और एनर्जी आपस में इंटरकनेक्टेड है या रिलेटेड है और इसलिए उनका जो यूनिट्स है वो भी सेम है। तो एनर्जी जो है हमारा वो है स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सही है बेटा, एनर्जी जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है और इसका एसआई यूनिट क्या है? इट्स एसआई यूनिट इज जूल। सही बेटा, इसका एसआई यूनिट क्या है? जूल है। और जूल किसके बराबर होता है? न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होता है। तो इसका एसआई बेस यूनिट कौन सा होगा बेटा? हमें बताया न्यूटन किसके बराबर है? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे मीटर को मीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ इसका डायमेंशन क्या होगा बेटा? इसका डायमेंशन होगा ml स्क्वायर टी इनवर्स स्क्वायर। सही बेटा, मतलब वर्क और एनर्जी का जो डायमेंशन है वो भी क्या होगा? सेम होगा। सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट क्या होगा? सीजीएस सिस्टम में इसका यूनिट होगा अर्ग। और अर्ग किसके बराबर होगा बेटा? अर्ग बराबर होगा सीजीएस सिस्टम में डाइन इंटू सेंटीमीटर। क्या होगा? अर्ग। और अर्ग किसके बराबर होता है? डाइन इंटू सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है बेटा। और एक अर्ग में हमारे पास जो जोल होते हैं, या एक जोल में हमारे पास अर्ग कितने होते हैं? एक जोल में हमारे पास अर्ग होते हैं 7 पावर 5 अर्ग होते हैं बेटा। और कभी कभार इसको मतलब उल्टा भी पूछते हैं कि एक अर्ग में जोल कितने होते हैं। तो बेटा ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा। मतलब कभी कभी उल्टा भी पूछते हैं। और एनर्जी को हम किलोवाट आवर में भी मेजर करते हैं। किसमें बेटा? किलोवाट आवर में। तो बेटा 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है? हमें बताया कि 1 किलो में मतलब कितने होते हैं? 1000। सही है। वाट किसके बराबर है बेटा? जूल अपॉन में सेकंड। और एक आवर में सेकंड्स कितने होते हैं? 3600 सेकंड। ये सेकंड में खत्म हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन में जब भी बेटा जीरोस आ जाएं, मल्टीप्लिकेशन में जब भी जीरोस आएंगे तो उस जीरोस को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 2 जीरोस इसके हैं, 3 इसके हैं। तो ये बेटा ये क्या हो जाएगा? 3 6 और 5 जीरोस। और इसको बेटा जब हम पावर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या होगा? 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल। मतलब 1 किलोवाट आवर किसके बराबर है? 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल के। और दूसरी बात बेटा, इसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मेजर करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है बेटा? 1.6 इंटू 10 पावर -19। और ये कोलम। और वोल्ट किसके बराबर है? जूल पर कोलम के। तो बेटा कोलम में खत्म हो जाएगा। 1.6 इंटू 10 पावर -जूल। बेटा हमारे पास जो हीट है वो भी क्या है? एनर्जी है, मतलब एनर्जी का फॉर्म है। तो बेटा हीट को जब हम मेजर करते हैं किसमें मेजर करते हैं? बीटीयू में। और 1 बीटीयू किसके बराबर होता है? 1055 जूल के बराबर होता है।
और बेटा इसको हम कैलोरी में, मतलब एनर्जी को हम कैलोरी में नापते हैं। तो 1 कैलोरी किसके बराबर होगा बेटा? 4.2 जूल के बराबर होगा। मतलब ये सारे की पॉइंट्स हैं जो हमारे एमडीके के हवाले से बहुत अहम है। बेटा कभी कभार मतलब ऐसा एमसीक्यूज दे देते हैं कि मतलब सपोज यहाँ पे यूनिट आ जाए, यहाँ पे एमसीक्यूज आ जाए, व्हाट आवर इज यूनिट ऑफ ऑप्शन ए एनर्जी, ऑप्शन बी पावर, ऑप्शन सी वर्क, ऑप्शन डी ए एंड सी ऑप्शन, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? बेटा एक बात याद रख लें, जब भी वाट आवर आ जाए मतलब पावर का यूनिट और टाइम जब दोनों ही मल्टीप्लाई हो जाएं तो वो किसका यूनिट बनेगा? वो एनर्जी का यूनिट बनेगा। कैसे बेटा? वाट हमारे पास किसके बराबर है? जूल अपॉन में सेकंड के, और आवर किसके बराबर है बेटा? जूल अपॉन में सेकंड। ये है 3600 सेकंड के बराबर है बेटा। सेकंड में खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? 3600 जूल। मतलब ये जो वाट आवर है वो किसका यूनिट है? एनर्जी का, और वर्क का भी हो सकता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है बेटा? डी ऑप्शन सही है। तो बेटा आपको पता है कि एनर्जी के कितने ही फॉर्म्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। बट जो मेन फॉर्म्स हैं वो दो हैं। वो कौन से? एक है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बेटा, जिसको हम शॉर्ट, एक है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? K.E, मतलब काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा हमारे पास क्या है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी। सही है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, और इसको शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं? PE। तो बेटा सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। किसके बारे में बेटा? काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? एनर्जी possessed by a body due to its motion। तो बेटा कोई भी बॉडी है वो किसी भी मोशन में है, उसमें मोशन की वजह से जो एनर्जी स्टोर होती है, पजेज होती है, उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। लाजमी नहीं है कि कोई बॉडी मतलब स्ट्रेट पाथ में घूमे या स्ट्रेट पाथ में मोशन करे, हरकत करे, तो उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मतलब वो किसी भी मोशन में हो, अगर वो ट्रांसलेशनल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो उसको हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगर वो रोटेट कर रही है तो उसको हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अगर वो वाइब्रेट कर रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मतलब उसमें किसी भी किस्म की जो मोशन है और किसी भी किस्म के मोशन में होने की वजह से जो उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है, पजेज होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, सॉरी। तो बेटा इसका हम जब इक्वेशन ड्राइव करेंगे, सपोज हमारे पास क्या है? कोई बॉडी है, सही बेटा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। मतलब वो किससे स्टार्ट हो रही है? रेस से स्टार्ट हो रही है। और थोड़ी देर के बाद वो डिस्टेंस क्या कर रही है? एस कवर कर रही है बेटा। क्या कवर कर रही है? एस कवर कर रही है। और उसकी फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर हो जाती है? v के बराबर हो जाती है। सही है बेटा। तो हमें पता है कि वर्क बराबर होता है किसके बेटा? F डॉट जी के। सही है, F डॉट डी के। और जब भी हमारे पास डॉट आ जाता है, उस डॉट को हम रिमूव करते हैं तो क्या देते हैं? cos थीटा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? F डी cos थीटा। सही है बेटा। अब हम क्या करेंगे? ये F डी आप देखेंगे कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हो रही है, मतलब cos 0 आ जाएगा। और cos 0 किसके बराबर है बेटा? 1 के बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? F डी इंटू 1। तो ये बेटा F डी हो जाएगा। सही है बेटा। उसके बाद बेटा
अब हम क्या करेंगे, डी को रिप्लेस करेंगे इसके साथ और एफ को रिप्लेस करेंगे किसके साथ बेटा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम क्या करेंगे, डी को रिप्लेस करेंगे इसके साथ और एफ को रिप्लेस करेंगे किसके साथ बेटा, एम ए के साथ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम पढ़ के आए हैं। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, एम ए एस, ठीक है बेटा। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से पढ़ के आए हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से पढ़ के आए हैं कि 2a किसके बराबर हो जाएगा बेटा, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर के, सही है बेटा। तो ये क्या होगा बेटा, 2a सेम, वी एफ हमारे पास कितना है, v है, तो ये v स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या है, 0 है तो मतलब 0 खत्म हो जाएगा। 2a ज़र्ब में यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो इसके किसके बराबर हो जाएगा, v स्क्वायर अपॉन में 2a। तो अब क्या करेंगे बेटा, ये जो हमारे पास इक्वेशन है एम ए, इसके जगह पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में उसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेटा। और हमने क्या किया, इस पे जब फोर्स लगी मतलब इस पे वर्क हुआ और वो वर्क किसकी वजह, मतलब किस चीज में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि बॉडी मोशन में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, W की जगह पे क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी, सही है बेटा। तो बेटा अब क्या हो जाएगा, एम ए इंटू इसके जगह पे उसकी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ए में खत्म हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 mv स्क्वायर। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है एक तो किस पे, मास पे, सही बेटा। अगर हम क्या करेंगे, मास को इंक्रीज करेंगे, मास को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाएगी। और दूसरा, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है किस पे, स्क्वायर ऑफ स्पीड पे। बेटा कभी कभार लोग क्या करते हैं, इसमें गलती कर देते हैं कि काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। आप ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी को तो डायरेक्शन होती है, वेक्टर क्वांटिटी, आप ऐसे कह सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर पे डिपेंड कर रही है। तो अगर वेलोसिटी को हम डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना मर्तबा इंक्रीज हो जाएगी, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, सही है बेटा। बेटा कभी कभार मतलब ऐसे एमसीक्यूज आ जाते हैं जो मतलब बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं। अगर हम क्या करेंगे, मतलब सपोज काइनेटिक एनर्जी और मास के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अगर हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और मास के दरमियान, वो वेलोसिटी के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, पैराबोलिक कर्व, सही है बेटा। अगर हम क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी के दरमियान ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो हमने पढ़ा काइनेटिक एनर्जी के बारे में। बेटा आपने एक बात यहाँ पे नोट की होगी, जब भी हम किसी पे वर्क करते हैं तो मतलब यहाँ से बॉडी यहाँ तक आई, इधर से इधर तक आई, तो उसने क्या किया, वर्क किया, और वर्क करने की वजह से मतलब इसकी किस चीज में चेंज आई, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आई। तो ये तो हम आगे पढ़ेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम में। तो बेटा ये था हमारा काइनेटिक एनर्जी बारे में, और कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स भी देते हैं, वो हम मजीद डिस्कस करते हैं। तो बेटा कभी कभार हमको ऐसा एमसीक्यूज भी देते हैं, इफ अ बॉडी, मतलब ये तो आसान एमसीक्यूज है, फिर इसको मजीद डिफिकल्ट करेंगे। इफ अ बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम इज मूविंग with a velocity of 20 meter per second, what is its kinetic energy? तो बेटा अगर कोई बॉडी है उसका मास कितना है, इफ अ बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम, वो मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो हमसे पूछ रहा है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी। तो बेटा डेटा तो नहीं बनाते, मतलब डायरेक्ट पुट कर देते हैं। हमें बताया कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास क्या है,
1/2mv²। हमारे पास मास कितना है, ये मास है और ये क्या है, वेलोसिटी है। सही है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, 1/2 और मास हमारे पास कितना है बेटा 4 और वेलोसिटी कितना है हमारे पास बेटा 20 पे स्क्वायर। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, ये क्या जगह बेटा 2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 400 हो जाएगा और 400 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा बेटा 800 जूल। तो मतलब ऐसे किस्म के एमसीक्यूज भी हमें हमसे पूछे जा सकते हैं। तो बेटा एक हमारे पास एमसीक्यूज है, इफ अ बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकंड हैज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 16 जूल, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी, व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी इफ इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड। तो बेटा ऐसा एमसीक्यूज मतलब कैसे हल करेंगे। सपोज ये जो हमारी काइनेटिक एनर्जी इसको हम K2 कंसीडर करते हैं और न्यू जो हमसे पूछ रहा है इसको हम KE1 कंसीडर करते हैं। ठीक है बेटा। अगर मास के बारे में जिक्र नहीं है तो मास मतलब सेम ही हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे बेटा KE2 अपान में वो KE1 अपान में KE2, तो बेटा m v1 स्क्वायर अपान में m v2 स्क्वायर। तो बेटा m में क्या हो जाएगा खत्म, ये डिवाइड नहीं कर क्या करेगी मल्टीप्लाई बेटा। तो KE1 किसके बराबर होगा बेटा, v1 हमारे पास कितना है बेटा 3 अपान में 4 और इस पे स्क्वायर, और ये कितना है बेटा K2 16 है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 9 अपान में 16 इंटू 16, 16 में खत्म हो जाएगा बेटा। ये किसके बराबर होगा 9 जूल के बराबर होगा। तो बेटा इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। तो बेटा ऐसे किस्म के एमसीक्यूज हमारे पास आ सकते हैं। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। सही है बेटा। बेटा हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2mv² के। सही है बेटा। अब मैथ में हम क्या करते हैं, जो चीज मल्टीप्लाई करेंगे वो चीज डिवाइड भी करवाएंगे। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 1/2mv², हम मास के साथ मल्टीप्लाई भी करवाएंगे डिवाइड भी करवाएंगे। तो बेटा ये क्या होगा 1/2 m को m के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये क्या होगा बेटा m² v² अपान में m। तो बेटा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि mv पे क्या होल स्क्वायर अपान में m। हमें पता है कि मोमेंटम किसके बराबर होता है बेटा p के। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा बेटा p² अपान में 2m। मतलब ये काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ऐसे भी हम लिख सकते हैं p² अपान में 2m। सही है बेटा। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में ये रिलेशन है। और इसमें से बेटा प्रॉब्लम भी आते हैं जो हम डिस्कस करते हैं, मगर पहले इसके ग्राफ को डिस्कस करते हैं। तो बेटा अगर हम मास को कांस्टेंट लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें एक क्या मिलेगा, एक पैराबोलिक कर्व मिलेगा। अगर हम क्या करते हैं मोमेंटम को कांस्टेंट लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी मास के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हाइपरबोलिक कर्व मिलेगा। सही बेटा, हाइपरबोला मिलेगा। अब हम अगर हम क्या करते हैं मास को कांस्टेंट लेते हैं और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के स्क्वायर के बीच में मतलब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो बेटा अगर दो बॉडीज का मास क्या है सेम है तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के साथ क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब मास कांस्टेंट है। अगर दो बॉडीज का मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी मास के साथ क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये चीजें ऐसी चीजें हमसे पूछ सकते हैं। तो बेटा आगे प्रॉब्लम कैसे आ सकते हैं कि मतलब हमसे पूछ रहे हैं कि हम मोमेंटम को इंक्रीज करते हैं 40%, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा वो हम प्रॉब्लम सीखते हैं। अभी ऐसी प्रॉब्लम्स देते हैं दो जो स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करते हैं। कैसे कहते हैं कि इफ मोमेंटम इंक्रीजेस 20%, then
change in kinetic energy, then change in kinetic energy is, ऑप्शन लिख देते हैं बेटा। ऑप्शन हम लिखेंगे, ऑप्शन ए 44%, ऑप्शन बी 60%, ऑप्शन सी 90%, ऑप्शन डी 100%। तो बेटा इसको आसान हल करने का आसान तरीका ये है कि अब हम क्या करेंगे, सपोज हमारी जो ओरिजिनल मोमेंटम है वो क्या है, पी है, तो उसमें जो इंक्रीज होगी वो क्या होगी, 20% ऑफ ओरिजिनल मोमेंटम। ओरिजिनल मोमेंटम क्या है हमारी, पी है, सही बेटा। उसमें जो इंक्रीज होगी वो क्या होगी, पी प्राइम, पी प्लस 20% ऑफ पी। यहां इसको हम कैसे लिखेंगे, P प्लस 1.2P, तो 0.2P। तो बेटा इस दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 1.2P, सही है बेटा। 1.2P, यहां इसको हम परसेंटेज में लिखेंगे तो कितना होगा, 120% P। तो बेटा हमें बताया कि काइनेटिक एनर्जी K1/K2 का रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन है किसके, मोमेंटम के स्क्वायर के साथ। जब मास कांस्टेंट हो, मतलब मास सेम हो, तो P स्क्वायर अपान में 1.2P पे होल स्क्वायर। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, ये K1/K2 इज इक्वल टू P स्क्वायर अपान, बेटा ये इस P पे स्क्वायर आ जाएगा, अल्टीमेटली ये खत्म हो जाएगा, इसको हम खत्म कर देंगे तो ये क्या होगा बेटा, 1.2 पे क्या होल स्क्वायर। बेटा इसको अगर हम कॉमन फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये क्या होगा, 12/100 पे होल स्क्वायर और 10 होल स्क्वायर। तो बेटा ये उल्टा हो जाएगा, K1/K2 इज इक्वल टू 100/144। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ, ये क्या होगा, 100K2 इज इक्वल टू 144K, मतलब काइनेटिक और ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। ये डिवाइड में, वो मल्टीप्लाई में इधर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये क्या होगा बेटा, K1/100, ये क्या हुआ बेटा, मतलब K2 किसके बराबर होगा, 144% ऑफ ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, सही है बेटा। लिख दें K1 यहाँ Ke। तो बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हम कैसे मालूम करते हैं, K2 माइनस K1, सही बेटा। K2 हमारे पास कितना आया बेटा, 144 माइनस 100%। तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारा, 44% हो जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारा कितना आएगा, 44% आ जाएगा। तो बेटा अगर हम सपोज कह दें कि यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, वो मोमेंटम है, वो इंक्रीज हो रही है, कितना परसेंटेज, 30%। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, मतलब वैल्यूज चेंज करते जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 30%, यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.3, और ये हमारा हो जाएगा 1.3, यहाँ 130% P। अब हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, 1.3 और 1.3, ये क्या हो जाएगा बेटा, 169। यहाँ ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा 169, और ये हो जाएगा बेटा 169%, सही है बेटा। तो अब हम क्या करेंगे, 169% में से माइनस करेंगे कितना बेटा, 100%। तो ये बेटा हमारा कितना होगा, 69%। जब हम काइनेटिक मोमेंटम को इंक्रीज करेंगे 30%
तो हमारी जो मोमेंटम है वो कितना इनकी काइनेटिक एनर्जी वो कितनी इंक्रीज होगी 69%। ये तो मतलब मेरा सीधा था प्रॉब्लम। अब अगर ऐसे पूछें, इफ मोमेंटम decreases or 20% decreases, then change in काइनेटिक एनर्जी इज, सही है बेटा, यहां चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट। तो बेटा क्या करेंगे, सेम तरीका, पहले मतलब इंक्रीज मतलब जो चीज थी वो ऐड कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो बेटा मतलब ओरिजिनल मोमेंटम क्या है, p है, इसमें से डिक्रीज कितना हो रहा है 20%, मतलब p माइनस 20% ऑफ ओरिजिनल मोमेंटम, सही बेटा। यहाँ p माइनस 0.2p कितना हो जाएगा बेटा 0.8p, यहाँ 80%। तो बेटा सेम तरीका k1 अपान में k2 क्या हो जाएगा बेटा p स्क्वायर अपान में 0.8p पे क्या होल स्क्वायर बेटा। तो बेटा अल्टीमेटली ये p स्क्वायर और ये p कैंसिल हो जाएंगे, तो बेटा हमारे पास बचेगा 0.8 पे क्या बेटा होल स्क्वायर। तो k1 बेटा k2 इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास 10, मतलब इसका पॉइंट खत्म करेंगे तो क्या होगा बेटा 8 अपान में 10 पे होल स्क्वायर, यहाँ k1 अपान में k2 बेटा ये डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई करेगा 8 पे क्या बेटा होल स्क्वायर k1 अपान में k2, तो बेटा ये क्या हो जाएगा 100, ये क्या हो जाएगा बेटा 64। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, हमारा k2 किसके बराबर हो जाएगा, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके नीचे रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 60 अपान में 100 और ये k1 ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या हो जाएगा बेटा 60% ऑफ ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। अब हमसे पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आएगा, मतलब डिक्रीज होगा क्योंकि मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी बेटा 100 में से ये माइनस करेंगे, तो बेटा 100% माइनस 64%, यहाँ आसान अल्फाज में ऐसे समझे 64% माइनस 100%, सही है बेटा, मतलब सेम तरीका होगा। तो बेटा ये हमारे पास कितना बचेगा माइनस 36%, मतलब हमारी जो मोमेंटम अगर डिक्रीज होगी 20% तो काइनेटिक एनर्जी में कितनी डिक्रीज आएगी माइनस 36%, मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स भी ये दे सकते हैं। कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है 44%, तो चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होगा। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, हमारी जो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी है वो है के ई, तो इसमें जिसमें इंक्रीज होती है वो किसके बराबर होगा के ई प्राइम के, तो बेटा के ई प्लस 44% मतलब 0.44 के ई, सही है बेटा, ये क्या हो जाएगा बेटा 144 के ई। अब मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन ऐसे लिखेंगे P1 अपान में P2 अंडर रूट के ई अपान में के ई प्राइम, सही है बेटा। तो P1 अपान में P2 और ये हमारे पास कितना है ये के ई अपान में 1.44 के ई, सही है बेटा। तो के ई में खत्म हो जाएगा, P1 अपान में P2, तो बेटा इसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या होगा 144 अपान में 100, ये डिवाइड में ऊपर क्या करेगी मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 144 मतलब 100 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा 10 और ये 12। तो बेटा अब हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे डिवाइड भी करेंगे, तो बेटा ये क्या हो जाएगा P1 अपान में P2, ये क्या हो जाएगा 100 अपान में 120, यहाँ P2 इज इक्वल टू 120% ऑफ P1 मतलब ओरिजिनल मोमेंटम। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, मतलब ये चेंज इन मोमेंटम हमें पता है कि P2 में से माइनस करेंगे P1, तो बेटा ये हमारा कितना है 120% और ये हमारा 100%,
तो कितना होगा बेटा 20%। तो मतलब जब ऐसे प्रॉब्लम दिए गए हों तो हम उनको ऐसे हल कर सकते हैं। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी का दूसरा फॉर्म। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा? एनर्जी possessed by body due to its पोजीशन। बेटा किसी भी बॉडी में पोजीशन की वजह से या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सही है बेटा। अब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के कई एग्जांपल्स हैं। सपोज हमारे पास क्या है, एक स्प्रिंग है, ठीक है बेटा। अगर स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करें या कंप्रेस करें, इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है इसको हम क्या कहते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पे एक्सटर्नल वर्क करते हैं, उसमें जो एनर्जी स्टोर होती है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बेटा अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज के ऊपर वर्क करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सही है बेटा। तो बेटा सपोज हमारे पास क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, सही है, वो उसकी जो पोजीशन है वो क्या है? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे है। उसको हम क्या करते हैं? किसी हाइट पे प्लेस कर देते हैं। सही है बेटा। और उसका मास क्या है? m है। तो बेटा हमें पता है कि वर्क बराबर होता है किसके? वर्क बराबर होता है एफ डी के। सही है बेटा। तो एफ को हम किसके बराबर करेंगे? डब्ल्यू के। और डब्ल्यू किसके बराबर होगा? एम जी, मतलब एफ डॉट डी करें बोले आप, तो ये क्या होगा बेटा? एफ डी कास थीटा। सही है बेटा। तो W इज इक्वल टू एम जी और D को रिप्लेस करेंगे H के साथ। तो बेटा इस बॉडी पे हमने जो एक्सटर्नल वर्क किया ग्रेविटी के अगेंस्ट, इसमें जो एनर्जी स्टोर हुई उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। सही है बेटा। तो W की जगह पे हम क्या देंगे? PE और MGH कास 0। अगर हम क्या करेंगे? हम अपने अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन लेंगे तो मतलब हाइट और ये दोनों ही क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो फिर हमें ये फार्मूला मिलेगा P इज इक्वल टू MGH। सही है बेटा। अगर हम क्या करते हैं? ग्रेविटी वाली डायरेक्शन लेंगे तो हमें फिर एंगल मिलेगी MG का H का 180 और फिर हमें फार्मूला क्या मिलेगा? -MGH। सही है बेटा। मगर जनरली हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या लिखते हैं? MGH। मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है एक मास पे, एक ग्रेविटी पे और दूसरी हाइट पे। अगर मास बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, अगर मास को कम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अगर हाइट को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, अगर हाइट को कम करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। सही बेटा। वो हमें क्या करता देता है कि वर्क डन किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। सही है बेटा। वर्क डन किसके बराबर होता है बेटा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो हमारे पास क्या है? एक बॉडी है, सही है बेटा, उसकी मास क्या है? m है, मतलब मास m है, उसकी वेलोसिटी v1 है और वो डिस्टेंस s का कवर कर रहा है। फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो जाती है? v2। मास तो सेम रहेगा। हमें पता है कि वर्क डन किसके बराबर होता है? f डॉट डी। यहाँ एफ डी मतलब इसमें cos 0 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? f को किसके बराबर लेंगे? ma के। सही है बेटा। तो ये ma और d की जगह पे हम क्या लेंगे? s लेंगे। तो ये s
बेटा हमें पता है कि 2a किसके बराबर है, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। तो बेटा अब हम क्या करेंगे, vf की जगह पे v2 देंगे, इस पे स्क्वायर माइनस v1 हो जाएगा। तो बेटा ये वैल्यू हम क्या करेंगे, ये 2a डिवाइड में इधर क्या करेंगे डिवाइड, तो ये मल्टीप्लाई में इधर क्या करेंगे डिवाइड में हो जाएंगे। तो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इसके बराबर होगा बेटा 2a के बराबर होगा। तो बेटा वर्क डन क्या होगा बेटा हमारा, ये m और a और ये क्या हो जाएगा बेटा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर अपान में 2a, a में खत्म हो जाएगा। ये क्या होगा बेटा v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। तो बेटा हमारे पास क्या बचा, इसको हम बेटा इसके नीचे भी लिख सकते हैं, इसके नीचे भी लिख सकते हैं। तो ये क्या होगा 1/2 m v2 स्क्वायर और 1/2 m v1 स्क्वायर। तो बेटा इसके साथ v2 आ रहा है, मतलब ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, सही बेटा। और ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो फाइनल में से जब हम इनिशियल कट करते हैं तो क्या हमें मिलता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिलता है। तो बेटा हमारा वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है।